चले भाई, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और कह लीजिए दो एक्सपायरीज के बीच में वो सैंडविच सेशन। कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी कल, और हम वैसे भी वो पेनल्टीमेट सेशन आ ही गया वेडनेसडे का। कल हम लोग वो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी करने की शुरुआत कर देंगे। और क्या मूव बन रहा है भारतीय बाजारों में, इस बीच तगड़ा मोमेंटम पकड़ लिया टचवुड हम लोगों ने। कल बैक टू बैक 6th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजार में उछाल के साथ, मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। पिछले पूरे हफ्ते हर दिन उछाल, उसके बाद इस हफ्ते का आगाज जो कल हुआ वो भी बढ़िया मजबूत नोट पे होता हुआ नजर आया। इन 6 दिनों की चाल बाजार की ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने मैप करके रख दी है। 6 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 3%, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 3% का उछाल, इस तरह की तस्वीर बदली है। इनमें हाईज और लोज देख लूं तो और अच्छा समीकरण बैठ जाएगा, लेकिन ये क्लोज टू क्लोज आपकी स्क्रीन पर रिटर्न्स। और इस तरह के मोमेंटम के बाद अब कहते हैं ना हम लोग, किसिंग डिस्टेंस दूर है रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से। कहां 16,800 के आसपास कुछ दिन पहले की तस्वीर, और क्या मोमेंटम पकड़ा है रिकॉर्ड हाईज के बेहद करीब आते हुए। निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई से केवल 4% की दूरी पे खड़ा हुआ है। इससे बेहतर समीकरण बैठ रहे हैं निफ्टी बैंक के, वो स्क्रीन पर लेकर आइए। वो तो महज 2% से कम दूरी रह गई है, 1.8 1.9% दूर अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, अपने शिखर से। वो दोनों ऊपर के लेवल जो हैं वो अब तक के रिकॉर्ड हाईज हैं, और जो नीचे के लेवल्स रखे हुए हैं वो अब इस समय की मौजूदा हालात है। इस तरह का मोमेंटम, किसिंग डिस्टेंस दूर, खासतौर पर निफ्टी बैंक उस रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से। और आज तैयारी करनी है एक इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना वो, बाइनरी इवेंट की। बाइनरी इवेंट मतलब एक बड़ा अपकमिंग इवेंट जिसका आउटकम अनसर्टेन है। आज रात 11:30 बजे यूएस फेड की वो 2 दिनों की बैठक खत्म होगी, और हमारे सामने वो उनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन, उनका स्टेटमेंट, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आएगी। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। शायद क्या करेंगे उससे ज्यादा इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बोलेंगे। लेकिन आज अच्छा ये ध्यान रखिएगा, अच्छे मोमेंटम के बाद आज फेड का डिसीजन, कल ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, दुनिया के 2 सबसे प्रोमिनेंट सेंट्रल बैंक्स अपने अपनी ब्याज दरों का फैसला सामने रखते हुए नजर आएंगे। और आज थोड़े से ग्लोबल क्यूज हेडलाइन में मेंशन थे, समीकरण बिगड़े हैं थोड़े से, बट चाइना और जापान बच गए। एशिया से जो इंपॉर्टेंट क्यूज लेने थे वो दोनों मार्केट्स आज बंद है, अलग अलग रीजन से छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। लेबर की इज्जत करने का, यस, हम तो लेबर डे की छुट्टी नहीं देते इस देश में। चाइना 1 दिन नहीं 2 दिन लेबर डे मना रहा है। आज मिली छुट्टी है महाराष्ट्र में, आप वो तो महाराष्ट्र डे ने इज्जत दे दी, महाराष्ट्र डे की वजह से। हमें सिर्फ महाराष्ट्र डे की छुट्टी मिली थी, लेबर डे से कोई लेना नहीं हमारा। कल होनी चाहिए थी लॉजिक। हाँ तो ये कहानी है भाई, ये इंपॉर्टेंट सेशन है आज शाम के उस इंपॉर्टेंट फेड के फैसले की, और कल की वो एक्सपायरी की तैयारी करने का वो सेशन समझ लीजिए आज हमारे सामने। नीरज जी बगल में दिखेंगे आपको, इनसे ग्लोबल क्यूज पे चर्चा करनी है। कल मूड बिगड़ा है, वो मूड बिगड़ने पे अभी लौट के आ रहा हूं। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करना है। लेबर डे के मौके पे नीरज जी कह रहे हैं स्टॉक्स न्यूज में प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, लेबर डे कल था। हाँ तो रब ऑफ है ना, चाइना 2 दिन एंजॉय कर रहा है। आजा चलिए, अच्छा क्यूज लेकर आइए स्क्रीन पे भाई। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है करीब 1/3 से आधे % के दबाव के साथ हम लोग वेडनेसडे के सेशन की शुरुआत करेंगे। हालांकि लो लेवल से कुछ रिकवरी का मोड है, लेकिन मूड समझ में आ गया आपको। अक्रॉस एशिया भी इसी तरह का समीकरण है, क्योंकि कल यूएस में थोड़ा सा पेनफुल सेशन था। कल सुबह हम लोग बातचीत कर रहे थे, यूएस के मार्केट्स अटक रहे थे, थोड़ा कॉशन है शायद फेड से फैसले से पहले, तो वो कॉशन अगर था तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग में तब्दील कल के सेशन में हो गया। कल तीनों बेंचमार्क्स 1% 1 से 1.25% के बीच दबाव के साथ कामकाज। वैसे एक समय सोने से पहले आपने देखा होता तो पिक्चर और बिगड़ी हुई थी। डाउ का इंटरडे स्क्रीन पर लेकर आइए। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, महज 30-35 अंक दबाव के साथ खुले थे। उसके बाद बिगड़ना शुरू हुआ मूड। ये डाउ एक समय 600 पॉइंट से ज्यादा 615 अंक गिर गया था, वो तो आधी रिकवरी हो गई। 615 नीचे वाला डाउ बंद हुआ 400 पॉइंट से कम के कमजोरी के साथ, 367 पॉइंट्स पे रिकवर कर गए, लेकिन फिर भी मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। और कई सारे रीजन है, सिर्फ कॉशियस अंडरटोन, बाकी की बहुत सारी कहानियां हैं। तो नीरज जी से एक बार समझ लीजिए सारी कहानी। कुछ रीजनल बैंक्स के इशू, कुछ डेट सीलिंग के इशू सब हेडलाइन में मेंशन थे। नीरज जी भाई बहुत कुछ हो रहा है, क्या हो गया यूएस में? ये सिर्फ नर्वसनेस है फेड के फैसले की, या ये इससे कुछ ज्यादा हो रहा है? दिक्कतें हैं? नर्वसनेस नहीं है, दिक्कत है। देखिए अपन लोग लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं, मैं तो 2-3-4 दिनों से कर रहा हूँ। बैंकिंग क्राइसिस वहाँ पे फिर लौट रही है। तो दरअसल शुरू वहीं से हुई थी जब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में
तगड़ी बिकवाली हुई तो लोगों ने, देखिए शेयर में बिकवाली होना एक नॉर्मल सिनेरियो हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से 2-4 दिनों के अंदर ही फर्स्ट रिपब्लिक बैंक बिक गया, तो उससे मैंने कहा था कि ट्रस्ट फैक्टर मार्केट में होना चाहिए। और बैंकिंग तो पूरा बिजनेस ही विश्वास पे चलता है कि आप अपना पैसा किसी को दे के आते हैं। तो कल फर्स्ट रिपब्लिक के डाइजेशन के बाद ये हुआ कि जो बाकी छोटे छोटे बैंक हैं, रीजनल बैंक हैं अमेरिका के, वो बहुत ज़बरदस्त बिकवाली की चपेट में आए। एक सेल ऑफ का माहौल बना, जो आप कहते हैं ना कि अगर जिस लेवल पे मार्केट चला 550 पॉइंट नीचे था डाउन, तो रिकवर करके आपको इतना दिख रहा है। उस समय देखते तो 30-30, 40-40% सारे रीजनल बैंक्स गिरे हुए थे। बुरी तरीके से पिटाई हुई उसमें, और वो पिटाई ऐसा नहीं कि बंद हो गई, क्लोजिंग बेसिस तक वो पिटाई चलती रही। और 2-3 बड़े बैंक जो थे वो भी इस चपेट में आए। इवन सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, ये सब भी 3-3, 4-4% गिरे, क्योंकि ये क्राइसिस बढ़ती जा रही। 2 बैंक का नाम मैं ले रहा हूँ, एक है पैकवेस्ट और एक वेस्टर्न अलायंस। इन दोनों में सबसे ज़्यादा धुनाई हुई है। तो ये समस्या वहाँ पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि महंगी ब्याज दरों की वजह से अब जो है एक रियल क्राइसिस बैंक कन्वर्ट हो रही है, और उसका असर आपको देखने को मिला। अब फेड की चिंता तो लोग बाद में करते, पहले तो इधर जो कल तत्काल समस्या खड़ी हो गई थी उससे कैसे निपटे उसको देख रहे थे लोग। तो वो एक था काफ़ी तेज़ गिरावट का माहौल। उसके बाद एक दूसरी समस्या जो कि हम लोग कई बार जिक्र करें कि वो सॉल्व हो जाती है, वो सरकारी समस्या है कि अमेरिका में डेट सीलिंग, मतलब सरकार जो अपने खर्चों के लिए कर्ज लेती है, वो कर्ज की लिमिट बढ़ाना है, क्योंकि उनको ज़्यादा खर्च करना है, और वो बढ़ाने के लिए उनको कांग्रेस की मंजूरी चाहिए, जिसमें जो विरोधी पक्ष है रिपब्लिकन दल वो मान नहीं रहा है। बिना उसकी सहमति की सीलिंग बढ़ नहीं सकती। ये हर साल इस टाइम पे आती ऐसी होता है। आज़ादी से 40 साल जब ये 30-40 हज़ार डॉलर से शुरू हुई थी, आज $1 ट्रिलियन पर खड़ी है, और हर बार बढ़ जाती है। लेकिन इस बार क्या है ना कि इस बार पूरी दुनिया में आप देखिए राजनीति बहुत गर्म है, विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। और वो डेट 1 जून है, 1 जून के बाद से फिर डिफॉल्ट शुरू हो जाएगा। तो विपक्ष ये कह रहा है कि जो आपने ये जो बहुत सारे स्कीम चला रखी हैं, स्टूडेंट लोन और फलाना लोन और रिफ्यूजी लोन, ये सब बंद करो आप, तो मैं अप्रूव कर दूंगा। बाइडेन जी इसके लिए तैयार नहीं, कि चुनाव सामने खड़ा, ये सब कैसे बंद कर देंगे। तो वो एक रस्साकसी चल रही है, उसका भी असर थोड़ा आया। बैंकों को लगा कि यार ये तो मान नहीं रहे, दोनों आड़े पड़े हुए हैं। और कितने 30 दिन बचे ना, 30 का आज 3 मई हो गई ना, 3 मई से 31 मई आप जोड़ लिया, 28 दिन बचे। इस 28 दिन में बाइडेन साहब केवल 5 दिन उपलब्ध है वाशिंगटन में, बाकी समय वो अपना किसी काम में बिजी है। जापान में G7 में उनको जाना है। तो इन्हीं 5 दिन के अंदर उनको ये फैसला कर लेना है कि सेलिंग कैसे बढ़ेगी। तो उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है अपने चक शूमर की और मैकार्थी की, जो दल के नेता हैं। तो वो भी एक था फ्लेवर। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कभी कि डिफॉल्ट कर जाएगा तो क्या होगा, व्हाइट हाउस के लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, ना मिले, यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये हो जाता, सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये एक सरदर्द है इस समय का, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसने भी थोड़ा सा उसमें मुरम्मा चढ़ाया मार्केट को कमज़ोर करने में। तीसरा जो असली वाला है फेड, वो तो है ही। आज रात में उसकी बैठक 25 बेसिस पॉइंट की कंफर्मेशन है। एक इसमें बड़ा अनहोनी सी बात निकल के आई है। एक कैंप है इकोनॉमिस्ट का और एनालिस्ट का, उसका कहना है कि ये जो क्राइसिस कल हुई है और फर्स्ट रिपब्लिक डूब गया, उसने सिलिकॉन को निगला, उसके बाद वो खुद डूब गया, फिर जेपी मॉर्गन उसको ले रहा है, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी समस्या बने। तो फेड हमको लगता है कि अंडर प्रेशर में है, वो आज बढ़ाने के बाद एक पॉज का संकेत दे सकता है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव। तो ये जो 200 पॉइंट की रिकवरी आपने देखी ना डाउ जोन्स में, ये इसलिए आई थी क्योंकि ये वहाँ पे बहुत लाउड डिस्कशन ये शुरू हो गए कि हो सकता है कि फेड अपने आज की बढ़त के बाद एक पॉज का संकेत दे दे, तो इसलिए हुई। तो अब एक पॉजिटिव सरप्राइज आज रात में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत उम्मीद थी कि पॉज करेंगे, उन्हें बढ़ा दिया। तो मतलब बाइनरी वाला जो आप कहते हैं बिल्कुल सही है, आर या पार होगा, कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तकलीफ है, दिक्कत है अमेरिका में, बैंकिंग क्राइसिस बहुत सीवियर है। ये तकलीफ है भैया। तो ये सिर्फ ना सिर्फ फेड की नर्वसनेस है, वो कंटेजियन रीजनल बैंक्स का फैलने का फिर डर सता रहा है। 85% यूएस में पोल पार्टिसिपेंट्स कहते हैं फेड आज 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा।
अच्छा नहीं बढ़ाया ना तो और मेरे को लगता है दिक्कत है, तो वो फेड का डर सामने आएगा उस कंटेजियन, उस रीजनल बैंक के इश्यूज को लेकर। लॉजिकली बढ़ाना चाहिए 25 बेसिस पॉइंट, आज बढ़ाए एक पॉज का इंडिकेशन दे, क्योंकि दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं यूएस में। अब देखते हैं क्या आउटकम आता है और क्या खास तौर पे कमेंट्री आती है। एक बार तबर आपकी सेकंड प्लेट रखिएगा इस फेड के फैसले से पहले। अब वो जो कल मैं दिखा रहा था बॉन्ड यील्ड और ये डॉलर इंडेक्स सब इंच अप हो रहा था, सब थोड़ा सा कूल ऑफ होना शुरू हो गया कल और आज के बीच में। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे कच्चा तेल, तो ये यूएस की डेट सीलिंग का इशू ज्यादा सता रहा है, ऊपर से मेरे ख्याल से ब्याज दरें बढ़ने का खतरा भी है। कच्चा तेल 4-5% ओवरनाइट ट्रेड में करेक्ट होता हुआ। खैर इन सब पे मैं आगे बातचीत करूंगा, कमोडिटीज की आज स्ट्रैटेजी जब होगी तो डिटेल में चर्चा कर लेंगे, लेकिन इस तरह से वेरिएबल्स मूव करें आज के लिए। आज का सेशन बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे में क्या अप्रोच रखी जाए? हमने हफ्ते की शुरुआत तो एक बढ़िया पॉजिटिव नोट पे कल फिर कर दी। 0.5% का उछाल था, 0.5% का उछाल था अच्छे ग्लोबल क्यूज के दम पर, क्योंकि हम 2 दिनों की क्यूज डाइजेस्ट कर रहे थे और उसको देख के लग गया था कि हमें गैप अप, पर लार्जली उस गैप के बाद अटके वहीं पे कंसोलिडेट करते रहे। 0.5% का अपटिक बढ़िया 18,150 पे निफ्टी जाके बंद हुआ। थोड़ा सा कॉशन है बड़े इवेंट से पहले, पर अंडरटोन है तो पॉजिटिव। वीरू ऐसे में कैसे अप्रोच करूं आज वेडनेसडे का सेशन? जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए शुक्रवार के बहुत स्ट्रांग मूव और कल के गैप अप के बाद मैंने क्लियरली कहा था कि इन एनी केस निफ्टी पर 18,151 205 ये आपके प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जोन होगा। शुक्रवार को भले ही बहुत अच्छी तेजी थी, बट 200 एक पॉज था बोथ ऑन वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा आशीष। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में 2 पॉज थे, 44,000 एंड 43,500। कल की अप्रोच यही थी, 440 540 की क्लस्टर में प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। ये 2 पॉज थे। जो कॉन्ट्रैक्ट कल एक्सपायर होगा 4 मई का आशीष। और आज का डेटा आशीष थोड़ा सा कह रहा है कि अब इंडेक्स के ट्रेड में स्ट्रगल है। इंडेक्स के ट्रेड में रियली स्ट्रगल है। वो जो कॉल राइटर्स का जोन था जिस पर हमने कल प्रॉफिट बुकिंग करने की बात की थी, और जब हमने कहा था कि भाई नीचे बाय करेंगे अगर करना है, तो वहां पे कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। ये ट्रबल्ड डेटा है, ये बहुत अच्छा एक इंडेक्स ट्रेड का जोन नहीं है। बट जैसे कि आपने आखिरी में कहा था ना कहते हुए कि टोन अभी भी पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, और कुछ डेटा अभी भी पॉजिटिव है, कुछ डेटा नेगेटिव है। शुरुआत से डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखिए पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे आशीष। कैश में कोई कमी नहीं है। 1997 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, डीआईएस की लगभग 400 करोड़ रुपए की सेलिंग। बट लुक एट इंडेक्स फिगर्स आशीष, 1982 करोड़ रुपए की एफआईएस ने बाइंग की। लुक एट क्वांटम ऑफ लॉन्ग, 22,687 कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस ने लॉन्ग किए। और मिड जैन के बाद अब एक बार फिर से एफआईएस नेट लॉन्ग है। मतलब आप सोचिए कि मिड मार्च में जो कि 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, कल के स्टैट्स के मुताबिक अब 3400 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है कल के डेटा के बाद। इंडेक्स पे तहजीब से अगर आप देखिए वो लॉन्ग गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 1411 करोड़ रुपए की बाइंग, करीब 9800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए और करीब 9100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए। बट जैसे कि मैं कल भी कह रहा था कि क्योंकि ये ग्लोबल इवेंट लाइंड अप है, तो थोड़ी बहुत उसकी अगर आप देखें घबराहट है डेटा में। कल एफआईएस ने करीब 52,000 कॉल लॉन्ग करके कल पहली बार बहुत दिनों बाद थोड़ी शॉर्ट पुट काटी। 45,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट काटना यानी बेस का कमजोर पड़ने का एक इंडिकेटर होता है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए आशीष, ये देखिए ये अब हो गया पॉजिटिव सितंबर अप्रैल का एफआईएस लॉन्ग शॉर्ट का फिगर। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए आशीष, जो वो 18,200 का कॉल राइटर था ना, जिसकी हमने कल बात की थी, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। कल के डेटा में ये कॉल राइटर 18,200 पे, 300 पे और 400 पे बहुत स्ट्रांगली काबिज हो गया है, बहुत स्ट्रांगली बैठ गया है। इसने कहीं ना कहीं इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी के मद्देनजर यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग ग्रिप ले ली है। और नीचे अभी भी 18 और इनफैक्ट 18,100, इवन 18,100 आशीष और 17,900 पे बहुत स्ट्रांग पुट राइटर खड़े हैं। पहली बात ये कहूंगा, इट विल बी अ डिफिकल्ट डे फॉर इंडेक्स ट्रेड। नहीं कंफर्टेबल हो स्टॉक फ्यूचर्स पे चले जाइए, बट थीम ट्रेड की आशीष अभी भी वही रहेगी, रेजिस्टेंस पर लेके आइएगा। इन एनी केस निफ्टी के लिए जब हम लॉन्ग ट्रेड पिक करेंगे, कब करेंगे मैं समझाऊंगा अभी, बट एग्जिट जोन इस डेटा के मुताबिक आशीष 18,173 18,205 की ट्रैजेक्टरी रहेगी। नेक्स्ट बिग स्विंग
इंडेक्स में तभी आएगा जब आप 205 के कॉलराइटर्स के जोन के बीच में के ऊपर टिक जाएंगे, वो तभी आएगा। अदरवाइज जो ट्रेड्स हम लॉन्ग लोअर लेवल से पिक करेंगे, हम उसको पहले रेजिस्टेंस पे लिक्विडेट करेंगे। ट्रेड को पिक करने की याद रखिएगा ट्रेजेक्ट्री है 18,105 और 18,061। ये जब डिप आएगा उसके बाद आपको देखना है कि एग्जैक्टली हम इस जोन में कहां सेटल हो रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स ट्रेड की जो मैं कह रहा हूं कि आज मुश्किल होगा, उसको पिक करने का जोन यही रहेगा। और शॉर्टिंग थॉट्स नहीं है जब तक 18,010 की ट्रेजेक्ट्री डिसाइसिवली वॉलेट नहीं हो रही है। तो एक डिफिकल्ट ट्रेड है, बट ट्रेड की थीम वही है, बाय द डिप्स और बेस वन। निफ्टी बैंक, जैसे कि हमने कल कहा था कि 43,500 एक इंपॉर्टेंट सप्लाई क्लस्टर है। यहां पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। बाय करना होगा तो डिप करिए, हालांकि डिप इतना सब्सटेंशियल नहीं आया कि मैं एक लॉन्ग ट्रेड पिक करता। आज का ये कॉन्ट्रैक्ट ये कह रहा है कि आशीष 43,500 पे जो कॉल राइटर शुक्रवार को थोड़ा बहुत बैठा था, उसने अपनी पोजीशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। लुक एट 43,400 एंड 500, 43,400 और 500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे। लेकिन 43,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर जोन भी है आशीष। और एक और चीज कहूंगा यहाँ पे, हमारा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो प्लेस्ड होते हैं निफ्टी बैंक के, वो करीब 42,640 की ट्रेजेक्टरी में हमारा राइजिंग टेंडेम है। मेरी अप्रोच निफ्टी बैंक को शॉर्ट करने की तब तक नहीं होगी जब तक हम बेस टू वॉलेट नहीं कर रहे हैं। बेस टू मेरा जो डिफाइंड है वो है राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन मैं वहां तक का वेट नहीं करूंगा। जो बाय ऑन डिप्स की अप्रोच है निफ्टी बैंक पर भी, वो पहले बेस तक ही सीमित रहेगी। याद रखिएगा 43,160 और 43,030। इस ट्रेजेक्टरी में जब आए बाय कीजिएगा। और एग्जिट जोन इन एनी केस RS1 है, क्योंकि 43,400 पे 43,500 पे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं। ये रहेगी दोनों इंडेक्सेस पे अप्रोच। और आशीष, यूएस मार्केट में आई थिंक मैं एक बात कहना चाहूंगा, डाउ जोन्स का क्लोज खराब था, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से वो अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन कर गया। इसीलिए मैं बहुत नेगेटिव नहीं हूं अभी। ट्रेड डिफिकल्ट है, बट थीम वही है, बाय द डिप्स। आशीष, बहुत बढ़िया। डिफिकल्ट डे है इंडेक्स ट्रेड के लिए, ये अप फ्रंट मेंशन्ड वेडनेसडे के सेशन के लिए। 173-205 का जोन हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन। 205 के ऊपर अगर निफ्टी टिक रहा है तो शायद अगले लेग की तैयारी होगी, पर वो टिकना जरूरी है उसके ऊपर। एंट्री करना है तो बाय डिप्स टेक्सचर वही है, गिरावट में खरीदारी करने का मन। 105 18,061 के आसपास के जोन्स पे आ रहा है, वो हमारे बाय जोन है। जब तक वो 18,010 के लेवल्स वायलेट नहीं हो रहे हैं नीचे की तरफ, तब तक मंदी करने का मन नहीं बनाना है तो टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का ही। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज हाईलाइट कर देता हूं। एक की तो आपने बहुत चर्चा कल से सुनना शुरू कर दी होगी, वो है पूरा एविएशन एज अ स्पेस रडार पे रहेगा। क्योंकि चर्चा इसलिए कह रहा हूं, कुछ हद तक मार्केट रिएक्ट कर रहा था। कल सुबह पहले अपडेट आया कि गो फर्स्ट जो वाडिया ग्रुप की एयरलाइन है, पहले अनाउंस करा उन्होंने कि हम अपनी सारी फ्लाइट्स मई 3 और मई 4 आज और कल के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, हम 2 दिन नहीं उड़ान भरेंगे। तब तक ठीक था, 2 दिन का इशू शायद समझ लग रहा था। डीजीसीए ने इस बीच में, जो रेगुलेटर है एयरलाइंस का, उन्होंने कहा था भाई आपने तो इनकन्वीनियंस हुआ पैसेंजर्स को जिन्होंने बुकिंग करी, उनके लिए आप क्या विकल्प लेके आ रहे हो वो बताओ। और 5 मई ऑनवर्ड्स जो आप अपनी नॉर्मल फ्लाइट्स ऑपरेट करने की बात कर रहे हो, वो शेड्यूल क्या है सब सामने रखो डिटेल। ये 2 दिन की दिक्कत लग रही थी, लेकिन बाद में फिर अपडेट आया कि गो फर्स्ट ने एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बोर्ड के सामने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस नहीं मीट कर पा रहा है। उन्होंने ब्लेम करा यूएस की कंपनी प्रैट एंड विटनी के इंजन्स का इशू, जिसके चलते इनकी 50% फ्लीट ग्राउंडेड थी, दिक्कतें बढ़ती चली गई और अब हम बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं। इंपैक्ट समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरग्लोब एविएशन कल हरकत में आना शुरू हुआ था। कोई स्पाइस जेट का नामो निशान है नहीं, मैं तो फ्लाइट दिखती नहीं आजकल, दिक्कतें अपनी झेल रहा है। गो फर्स्ट के भी वाट लग गए। एयर इंडिया फोकस कर रहा है इंटरनेशनल ट्रैवल पे, पूरी इंडियन स्काईज इसी के पास जा रही है। विस्तारा तो अब एयर इंडिया का पार्ट हो जाएगी, टाटा का हो जाएगी। अकाशा तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई की कहानी है। लखनऊ भी जा रही है, तो भाई अकाशा के दिन अच्छे। वैसे मैंने सुना है अपडेट के लिए, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि अकाशा भी बिकने वाली है। ये हाल है भाई एविएशन सेक्टर की स्थिति अच्छी नहीं बहुत। ये तो इंटरग्लोब एविएशन कल देखिए, सब डेवलपमेंट ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन रडार पर रखेंगे।
रखेंगे वाडिया ग्रुप की बाकी एंटिटीज को रडार पे। कौन सी? कोई ब्रिटानिया, कोई बॉम्बे डाइंग, कोई बॉम्बे बर्मा, ये सब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। मेरे पास क्वांटम नहीं है इसीलिए सिर्फ रडार पर रखने की बात कर रहा हूं। रखिए बैंक स्टॉक्स को रडार पे, सरकारी बैंक्स, कोई मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, इन सब के तगड़े एक्सपोजर थे, तो इन सब को रडार पर रखना पड़ेगा। ये हो गई एक कहानी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर बता देता हूं, दोनों रिजल्ट जो आए थे कल, निफ्टी की एक कंपनी के नंबर पर रिएक्ट करना है, वो टाटा स्टील। टाटा स्टील के नंबर्स अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। उसमें हाईलाइट है मार्जिन का परफॉर्मेंस, जो बाजार मान रहा था कि सिंगल डिजिट में मार्जिन आएंगे 10% से कम के 11.5% के मार्जिन इन्होंने डिलीवर करे। यूरोप पेन में है, लेकिन यूरोप एक्सपेक्टेशन से कम पेन में था, लॉसेस कम हुए। और अच्छी बात यह है कि इस कंपनी ने, जिसका स्टॉक आज 100-110 रुपए के आसपास का है, 3.5 रुपए का मेरे ख्याल से डिविडेंड कल मैं पढ़ रहा था, अनाउंस किया। एक मिनट बताता हूं, 3.60 रुपए का डिविडेंड आया। टाटा स्टील अच्छे नंबर्स हैं, पर ग्लोब की दिक्कत है, पता नहीं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। अंबुजा सीमेंट दूसरा, एक तो निफ्टी कंपनी थी, दूसरी वायदा बाजार की कंपनी। अंबुजा सीमेंट के कल नंबर्स आए। अंबुजा सीमेंट के नंबर्स भी डिसेंट है, बढ़िया है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म करके दिया है इस कंपनी ने। एक्सपेक्टेशंस थे 18% से कम के मार्जिन होंगे, 18.5% डिलीवर कर दिए। अच्छे नंबर्स इसीलिए आए, मार्जिन का परफॉर्मेंस बेहतर इसलिए हुआ कि वॉल्यूम्स बेहतर हैं, कॉस्ट इन्होंने कंट्रोल करके दिखाई, और मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रांग है। ये 300 से 400 पर टन इंक्रीज EBITDA में FY24 में करने की तैयारी कर रहे हैं। तो कमेंट्री अच्छी, डिसेंट कमेंट्री है, लेकिन दोनों नंबर्स को मैं थम्स अप ही दूंगा। अब रिएक्शन कैसा रहता है खराब बाजार में, वो अपनी कहानी। क्रूड बहुत तगड़ा करेक्ट हो गया है, तो रडार पर रखना है अपस्ट्रीम कंपनीज, कोई ONGC ऑयल इंडिया को रडार पर रखना है, किसी एशियन पेंट्स, किसी पिडलाइट जैसी अच्छी कंपनीज जो क्रूड पर डिपेंडेंट है। पर वो सेंटिमेंट होगा, क्रूड अगर लोअर लेवल पे कंटिन्यू करता है तब तो इनके लिए रॉ मटेरियल लागत कम होती है, अदरवाइज सिर्फ सेंटिमेंट्स हावी होंगे। और कोई इंपॉर्टेंट मुझे बताने के लिए ये काफी है अभी सुबह के लिए। सुबह के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जब 8 बजे जुड़ेंगे तो और डिटेल में छोटे छोटे नंबर्स भी डिस्कस कर लिए जाएंगे सारे। जितनी सुबह की जरूरत थी वो हो गया। आज का इवेंट्स कैलेंडर, 2 दिन की फेड मीट शाम रात में 11:30 बजे, वो नीरज अपन को सोना है, ये नीरज जी सुबह रात में जगेंगे और सुबह अपन को बताएंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भाई एक तो देख के फायदा क्या है, बाजार खुलेगा उससे पहले आप बता ही दोगे तो मैं जागू क्यों? नहीं, रात में किसको बताओगे? देख भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करके बताओगे देखो मैं जगा हुआ था, मैंने फेड का ये सुबह देखी। हाँ, तो छोड़ देने का, सोने का, आराम से एंजॉय करने का, जो होगा अब सुबह देखा जाएगा। जापान, चाइना और वियतनाम 3 मार्केट एशिया में बंद है। आज निफ्टी की एक कंपनी टाइटन की, अभी एक कंपनी आ रही, कल रिजल्ट हेवी डे है। आज निफ्टी का एक टाइटन का नंबर, वायदा बाजार के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स। ABB, चोलामंडलम क्यों? चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, हाँ चोल ही बोलना चाहिए। पिक्चर में चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट, हम चोल डायनेस्टी की बात करते हैं तो आज से मैं इसको कहूंगा चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट। गोदरेज प्रॉपर्टीज, हैवेल्स, MRF, ये मार्केट मूविंग रिजल्ट है, देखना हो कितना तगड़ा डिविडेंड अनाउंसमेंट आता है आज के लिए। पेट्रोनेट और टाटा केमिकल्स, एनी गेसेस डिविडेंड कितना रहेगा? आजकल कितने हवा भरती है? आजकल तो 5 रुपए कम। अब हवा फ्री में है पेट्रोल पंप, लेकिन आप दे तो कम से कम 5 के कम नीचे दोगे तो अच्छा नहीं लगता। 5 तो बनता है। नहीं वो देते नहीं, 3 ही दे रहे हैं। 3 रुपए दे रहे हैं? हाँ 3 देते हैं, वापस कर देगा। गलती से तुमने उसको दिया 3 रुपए तो कहते सारा रख लो आप। मुंह बनाएगा तो आपको देना भी अच्छा नहीं लगता, या तो आप फ्री भर रही है तो निकल लो, या दे रहा है तो 5-10 रुपए तो देने पड़ेंगे इज्जत से। आई थिंक 5 रुपए मिलेगा इस बार। नहीं 3 ही, रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा ये। हालांकि 5 रुपए से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा सर्विसेज PMI का आंकड़ा सुबह 10:30 बजे आएगा। यूरोप ग्लोबल डेटा में यूरोजोन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूके की, बैंक ऑफ इंग्लैंड की क्वार्टरली बुलेटिन आज रिलीज होगी। यूएस का भी सर्विसेज PMI और उनकी क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आएगी। पेप्सिको, फिलिप मॉरिस, क्वालकॉम, जनरल इलेक्ट्रिक, एयरबस जैसे दिग्गज नतीजे आज यूएस में आने हैं। वर्ल्ड बैंक की 25 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है आज वोट करने जा रहा है। यूएस के वर्ल्ड बैंक नॉमिनी अजय बांगा साहब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, ऑलमोस्ट लाइकली है, लेकिन आज वोटिंग स्केड्यूल्ड है। इंडियन बॉर्न एग्जीक्यूटिव जो वर्ल्ड बैंक को अब लीड करेंगे, लेकिन है वो यूएस सिटीजन। गो फर्स्ट का तो मैंने अपडेट दे दिया, आज और कल फ्लाइट बंद है। 8 बजे के शो में हम बातचीत करेंगे, जिन्होंने टिकट बुक कर रखा है उनके लिए कैसे रिस्पाइट मिलनी है। पूरा हॉलिडे सीजन था, लोगों के प्रांत क्या बुरी तरीके से 7-8% मार्केट शेयर है इसका। जेट के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं जेट ने नहीं दिया था इसलिए मैं कह रहा हूं। मुझे तो कोविड टाइम वाला भी नहीं मिला,
कोविड टाइम में जब फ्लाइट रोक दी गई थी, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया था, नहीं मिला। उसी रूट पे वापस वहीं जाना है तभी मिलेगा, ऐसा था। अभी वापस को घूमने जाओ खर्चा करने के लिए, तो वो फंस गया। अच्छा, गो फर्स्ट से याद आया, आज सुबह सुबह यूनियन एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक प्रोग्राम में दिल्ली में शिरकत करने वाले, ACFI एनुअल कॉन्क्लेव 2023। हालांकि सिंधिया साहब के कल बयान आ चुके हैं, पर देखते हैं आज क्या बोलते हैं। अच्छा, ब्रेक लेते थे, बता दूं आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। वर्ल्ड प्रेस डे जिसे कहते हैं भाई, इंपॉर्टेंस जगाने की कोशिश होती है यूएन की कि प्रेस की फ्रीडम कितनी जरूरी है अर्थव्यवस्था के लिए, दुनिया के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। रिस्पेक्ट करें और अपहोल्ड करें राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। चलिए इस नोट पर छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज वो मैंने प्लेट दिखाई थी, खूब वॉलेटाइल है कमोडिटी प्राइसेस और सब कुछ, तो ऐसे में आज स्ट्रेटेजाइज क्या करना है उस पर फोकस। हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। Adventure is a whim away. Roads or no roads, you're always set on your way. Clutching power on every drive. The new face of SUVs is made to match your stride. Back for these. Presenting Franks, the shape of new. It's finally here. ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। अरे भाई सर, पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी ऊपर आएगा। हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Zedblock Premium अगरबत्ती and धूप, official prayer partner, Delhi Capitals। जब आप अपने जिगर के टुकड़े को हवा में उछालते हैं तो वो घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि आप उन्हें संभाल लेंगे। उसी प्रकार 2.5 लाख से भी अधिक लोग रोजाना मुथूट फाइनेंस से भरोसा करते हैं। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, खोलिए खुशियों की तिजोरी। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चले? चले चले। साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले? वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. The all-new Hyundai Verna, futuristic, ferocious। पापा को ब्रेवरी मेडल मिला है। ही इज अ मेजर इन आर्मी, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। करण, तेरे पापा क्या करते हैं? रोहन, तेरे डैडी। करण, बताना। ही इज एन LIC एजेंट। दैट्स ग्रेट। कभी सोचा है हमें अचानक कुछ हो गया तो? करण के पापा हमारी फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए
सही एडवाइस देते हैं। हमें अपने लाखों LIC एजेंट्स पर गर्व है जो हर एक का जीवन सुरक्षित बनाते हैं। LIC में हम आपका स्वागत करते हैं। अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। के बाद आपका स्वागत है। मैंने सुबह क्या शो की शुरुआत में सेकंड प्लेट दिखाई थी कमोडिटीज के एक्शन की या बाकी वेरिएबल्स के एक्शन की। एक काम करते हैं, जब कच्चा तेल सोना इंच अप कर रहा है इन सब के बीच में वापस $2000 के ऊपर है मेरे ख्याल से। कल सोना 2025 पे खड़ा हुआ आके। केडिया कमोडिटी अजय केडिया साहब से मदद मांगी भैया, ऐसे वोलेटाइल दिन में कैसे स्ट्रेटेजाइज करा जाए कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की स्पेस में। फिक्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर सोना बिकवाली करने के मौके ढूंढिए 6900 के स्टॉप के साथ। कच्चा तेल जो पिट चुका है उसमें शायद अब खरीदारी करने के मौके 5820 के स्टॉप के साथ 6100 तक के लेवल्स को अप्रोच करिए। जाता तो SGX निफ्टी दिखाया जाता हूं, हालांकि देखने का मन नहीं करेगा सबका, लेकिन आधे % के दबाव के साथ हम इस समय कामकाज की शुरुआत करेंगे। टेक्सचर लेकिन अभी भी बाय ऑन डिप्स का है मेरे लिए। 105, 18,105, 18,061 के जोन्स के आसपास अगर निफ्टी गिर के आ रहा है तो अच्छे एंट्री के पॉइंट्स हो सकते हैं। इसको इस तरह से अप्रोच करिए। आज की मॉर्निंग कॉल में तरह ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।